गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते, सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम दिवाली के बाद होंगे। तो ये ना हो कि आप अपना सही से रिवीज़न ना कर पाएँ। तो बच्चों अच्छे से, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, हफ्ते 10 दिन का और समय बचा है, इसलिए सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट का अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? तो बच्चों आज हम इसके पहले हम पार्ट 1 का पुनरावृत्ति पूरा कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 की पुनरावृत्ति करेंगे। तो पार्ट 2 आपका है वर्ण विचार। तो पार्ट 2 हमारा क्या है? वर्ण विचार। तो बच्चों वर्ण विचार में आप सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ण विचार, तो इसका मतलब हम वर्णों के बारे में विचार करने जा रहे हैं। तो वर्ण विचार मतलब हमें ये जानना है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहला हुआ वर्ण। भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है? अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्णमाला आपने पढ़ी है, तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है कि वर्णों के निश्चित क्रम को एक निश्चित समूह में, निश्चित क्रम में हम जब लिखते हैं तो वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। क्योंकि अगर हम का के बाद गा लिख दें, का के बाद पा लिख लें, तो ये हमारी वर्णमाला नहीं होगी। जब हम इसको सही क्रम में आ से आहा तक और का से ऐसे का, खा, गा, घा, ऐसे जब हम इसको क्रम से लिखेंगे तब हमारी वर्णमाला कहलाती है ना। तो इसीलिए इसकी परिभाषा में लिखेंगे वर्णों के निश्चित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं, या निश्चित समूह में रखे गए वर्णों को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? अब है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। तो नंबर 1 हो गया स्वर और नंबर 2 हो गया व्यंजन। अब स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जब हम स्वर लिखते हैं तो आ, ई लिखते हैं, इसमें ये खुद में अपने में परिपूर्ण है, इनको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर का को हम सही मायने में लिखें तो का ऐसे होता है। जब हम इसमें का में छोटा आ की मात्रा को मिला देते हैं तब ये हमारा का बन जाता है, ठीक? तो इसका मतलब है कि व्यंजन पूरी अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसको किसी और की आवश्यकता पड़ती है बोलने के लिए। क्योंकि जब हम क बोलेंगे तो क, ख, ग, तो हमें बोलने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम इसमें ये आ की मात्रा जब जुड़ जाती है, का ऐसे बन जाता है, तो हम बड़े आसानी से बोलते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वर जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, व्यंजन वर्ण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया स्वर और व्यंजन। इसके बाद है संयुक्ताक्षर। तो बच्चों संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त मतलब जोड़ना। इसका मतलब ये अक्षर कुछ अक्षरों से मिलके बने हुए हैं या जुड़ के बने हुए हैं। तो आपकी वर्णमाला में कुछ अक्षर ऐसे हैं जो एक व्यंजन से मिलके नहीं बना है, बल्कि 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, इसीलिए इन्हें
या संयुक्ताक्षर कहते हैं, या दो अक्षरों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्ताक्षर में कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये हमारे 4 क्या हैं वर्णमाला में, संयुक्ताक्षर हैं या संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी पुस्तक में दिया है द्वित व्यंजन। तो संयुक्ताक्षर आप जान गए, संयुक्ताक्षर में सा, छा से छतरी पहले देखते हैं कि किससे किससे मिलकर बना हुआ है। तो छा से छतरी हमारे दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, एक छ और दूसरा सा प्लस आ लिखेंगे तब हमारा होगा छ। तो इनके मेल से ये बना हुआ है। ठीक, अब इसी तरह त्रा, ता हलंत, रा हलंत, आ बराबर त्रा। ठीक, इसी प्रकार ज्ञा और स्रा से श्रमिक भी बने हुए हैं। आप अपनी पुस्तक में अच्छे से इनको पढ़िए और देखिए, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, छत्रज्ञ, स्रा और एक द्या भी, जब विद्यालय लिखते हैं वो वाला द्या भी, जबकि वो हमारा वर्णमाला में नहीं है ये अक्षर, लेकिन इसको भी संयुक्त व्यंजन मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लिखते समय प्रयोग करते हैं इसका, लेकिन ये वर्णमाला में नहीं रखा जाता है। इसके बाद है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन तो आपने स्वर पर जान लिया, व्यंजन जान लिया, संयुक्त अक्षर जान लिया, अब है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो जब हम द्वित व्यंजन उसे कहते हैं जब पहला व्यंजन, पहली बात तो ये है कि एक ही व्यंजन दो बार साथ साथ आए और पहले स्वर से रहित हो और दूसरा स्वर के साथ हो, उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, दो व्यंजन साथ साथ आए, एक व्यंजन साथ साथ दो बार आए, पहला स्वर से रहित और दूसरा स्वर के सहित। जैसे कि जैसे बच्चा, तो देखिए चा और चा एक ही व्यंजन दो बार साथ साथ आया है, लेकिन इसमें आ की मात्रा नहीं है और इसमें आ की मात्रा है। ये स्वर से रहित है, इसमें कोई भी स्वर, ना तो छोटा आ मिला हुआ है, इसमें बड़ा की मात्रा है, लेकिन इसमें कोई मात्रा, इसमें छोटा आ भी मिला नहीं हुआ है, क्योंकि ये चा आधा चा है, हलन, तो इसलिए ये स्वर से रहित है और ये स्वर के सहित है। तो हो गया बच्चा। तो ये हमारा कौन सा व्यंजन है, द्वित व्यंजन कहलाता है। इसी तरह बहुत सारे दिल्ली, बिल्ली, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम द्वित व्यंजन के रूप में लिखते हैं। तो बच्चों, और इसके बाद है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद का मतलब वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद जैसे संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, तो विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। तो विच्छेद करना, जब आपको पता है कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है, लेकिन उन वर्णों और मात्राओं को मिलाकर ही हम शब्द बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि व्यंजन या जो भी स्वर हैं या मात्राएं हैं, उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे आपके में एक शब्द दिया हुआ है भारत, अगर लिखा हुआ है भारत और इसको कहा गया कि आप वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आप जानते हैं कि व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बने हुए हैं। हर व्यंजन में छोटा आ की मात्रा मिली हुई है। तो देखिए ये है भारत, अब भा में आ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा ये भा लिखा है तो पहले हम भा लिख दें और हलंत लगा दें, फिर आ लिख दें और फिर एक आ लिख दें। ऐसा नहीं करना है। एक अक्षर पे एक ही मात्रा लग सकती है,
अगर बड़ा आ की मात्रा लगी है तो बड़ा आ लिखना है, छोटी की मात्रा लगी है तो छोटी लिखना है। अगर केवल भा लिखा होता तो आपको छोटा आ लिखना होता। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बड़ा आ क्योंकि बड़ा आ की मात्रा है, फिर धन का निशान, फिर रा है। अब देखिए रा में कोई मात्रा नहीं लगी है, कोई नहीं लगी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे छोटा आ प्लस, फिर ता में भी कोई मात्रा नहीं है तो ता हलन प्लस आ, तो ये हो गया हमारा भारत। इसी प्रकार से आपको सारे जो भी कोई शब्द आपको दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आप उसे ध्यान से सोच के लिखिए। कभी भी एक अक्षर पे इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि दो मात्राएं नहीं लगती है, कोई एक जो मात्रा लगेगी वही हम वहाँ पे स्वर लिखेंगे, ना कि हम उसके मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, उसके स्वर जो भी वर्ण है स्वर वर्ण उसके रूप में लिखेंगे। और अगर कोई मात्रा नहीं है तब हम छोटा आ लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पाठ 2 है, क्या है, शब्द विचार। तो आपने इस पाठ की पुनरावृत्ति कर ली, इसके अभ्यास कार्य आप कीजिए और अच्छे से इसे रिवाइज कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट डे हम कुछ दूसरा लेसन करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।